हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने 10वीं यूनिट जो कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है उसको पढ़ा और छठी यूनिट और ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको भी आंकड़ों सहित हमने पढ़ा है। अब हम एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से इनको कंप्लीट कर रहे हैं। आज एक विशेष टॉपिक G20 जो करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि आपको सिलेबस अच्छे से याद कर लेना है। इस सिलेबस के हर एक पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने विदेश व्यापार नीति पढ़ा था। आज हम G20 पर फोकस करने वाले हैं जो सिलेबस का एक टॉपिक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो करंट अफेयर्स से ज्यादातर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझे कि G20 है क्या। देखो, G20 एक वैश्विक समूह है। इस पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उसमें 3 पॉइंट्स हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह। देखिए, कभी कभी आजकल पैटर्न जो एग्जाम का चल रहा है वो इस तरीके से है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि G20 के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य या एक असत्य है। ऐसे टाइम पे इस प्रकार की पॉइंट्स डाल दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है G20। एक अंतर सरकारी मंच है। याद रखेंगे पॉइंट कि G20 क्या है। एक अंतर सरकारी मंच। अंतर सरकारी मंच का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा मंच जिस पर सरकारें, विश्व के देशों की सरकारें भाग लेती हो, उसे कहेंगे अंतर सरकारी मंच, जिसमें 19 देश, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसके सदस्य देशों के नाम मैं आपको कोडिंग के माध्यम से रटवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आप याद रखें कि ये एक अंतर सरकारी मंच है और इसमें विभिन्न देशों की सरकारें अर्थात गवर्नमेंट्स भाग लेती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार, इन 6 मुख्य बिंदुओं पर यह समूह फोकस करता है या अपनी रणनीति इन 6 बिंदुओं पर बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब हुई। देखिए, G20 की स्थापना 1990 में हुई थी। याद रखेंगे 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये G20 नहीं कहलाता था, तब ये G7 के नाम से स्थापित किया गया था। अब याद रखेंगे कि जब ये संगठन स्थापित हुआ तो ये G7 के नाम से जाना जाता था। G7 ही बाद में परिणित होकर के 2009 तक धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप में आया और 2009 में इसका नाम बदल करके रखा गया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संघ। क्योंकि एक प्रचलित नाम G20 रहा, इसीलिए वर्तमान में भी इसे G20 ही कहा जाता है। इसका जो प्रोफेशनल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वो है आर्थिक सहयोग, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु मंच। ये याद रखिएगा पॉइंट। 2008 से इसके जो सम्मेलन हैं उनको व्यवस्थित रूप दिया गया। 2008 के पहले जो इसके सम्मेलन होते थे उनका समय निर्धारित नहीं होता था कि वो कब होंगे, लेकिन 2008 से ये निर्धारित कर दिया गया कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में इसकी बैठकें होंगी। हर एक साल एक नए देश में इसकी बैठकें होती हैं। जैसे 2022 में इसकी बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। 2023 में इंडिया द्वारा इसको होस्ट किया गया। 2024 में ब्राजील इसे होस्ट करेगा। यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, एग्जामिनर का माइंडसेट कभी 2022 पूछना हो सकता है वो 2023 पूछे, हो सकता है वो 2024 पूछे। आपको तीनों ही याद रखने हैं। इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ये 3 शब्द याद रखेंगे। तीनों देश क्रम से याद रखेंगे। वर्तमान में G20 का अध्यक्ष कौन है? देखिए, 30 नवंबर 2023 तक, 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष था। 30 नवंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता समाप्त होती है और 1 दिसंबर 2023 से ही ब्राजील इसका अध्यक्ष बनता है। वर्तमान में ब्राजील इसका अध्यक्ष है। 2024 के 30 नवंबर तक ब्राजील इसका अध्यक्ष होगा और ब्राजील के जो राष्ट्र प्रमुख हैं लूला दी सिल्वा, वो इसके प्रमुख माने जाएंगे, अर्थात वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष पॉइंट याद करने से पहले हम इसके 20 सदस्य देश को याद कर लेते हैं। आपको यहाँ विश्व का एक मैप दिखाई दे रहा होगा और एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। देखो, अगर आपको विश्व का मैप याद है तो ये याद करना, 20 सदस्य देशों के नाम याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसे हम लेटिन अमेरिकी महाद्वीप कहते हैं। ये महाद्वीप लेटिन अमेरिका महाद्वीप कहलाता है।
इस महाद्वीप के 5 देश, 5-5 करके इसे हम क्रम से याद करें, 5 देश यहां से शामिल हैं। देखिए सबसे ऊपर कनाडा पड़ता है, सबसे पहला देश कनाडा है, दूसरा आप अमेरिका याद रखेंगे और तीसरा मेक्सिको याद रखेंगे। ऐसे 3 इसके सदस्य देश हैं। 3 पॉइंट आपको ऊपर से याद होंगे, नीचे से 2 देश आपको याद कर लेने ताकि पहले वाले लिस्ट से हमारे 5 कंप्लीट हो जाए, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो ये जो 5 सदस्य देश हैं इनको मैप पर आपको एक बार बस इमेजिन कर लेना है, आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे। कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राजील। देखिए हो सकता है कि आपको कोडिंग के माध्यम से याद करना पसंद हो, लेकिन जो चीजें मैपिंग से याद आसानी से हो जाती हैं उनको मैपिंग से ही याद करना चाहिए। ज्यादा कोडिंग करने से आपस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप मैप पर बस इन 5 देशों को इमेजिन कर लीजिए, आपको ये पूरे देश याद हो जाएंगे। पहला है कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा मेक्सिको, अर्जेंटीना और ब्राजील। उम्मीद है आपको सब याद हो गए होंगे। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है, तो यूरोप के हम 5 देश याद कर लेते हैं। पहला देश आपको याद करना है सबसे ऊपर ब्रिटेन, फिर फ्रांस, जर्मनी और तुर्की, साथ में इटली याद करना है। ये 5 देश आपको याद कर लेने हैं। ये मध्य भाग से हैं, जो विश्व का मैप है उसके मध्य भाग में ये 5 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और इटली। इनको अच्छे से याद कर लें। इन 5 ही देश को याद करना है, इसके अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके नक्शे को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप यहाँ हाईलाइटेड देख पा रहे होंगे कि ये जो 5 देश हैं ये एक साथ एक से जुड़े हुए हैं या 5 की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। केवल ब्रिटेन अलग से समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। ये 5 आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व, अब हम एशिया महाद्वीप पार आ रहे हैं। इस महाद्वीप के इस हिस्से पर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा देश आपको दिखाई देगा रूस, तो रूस याद करना है, चीन याद करना है, चीन के नीचे भारत पड़ता है। देखिए एकदम क्रम से है, सबसे ऊपर रूस पड़ता है, उसके बाद चीन आता है, उसके बाद भारत आता है। भारत के जस्ट नीचे हमें सऊदी अरब याद कर लेना है। सऊदी अरब खैर मध्य भाग का नहीं है, लेकिन फिर भी इसे याद कर लें। दक्षिण अफ्रीका से एक देश और निकाल लें, दक्षिण अफ्रीका। इस अफ्रीका महाद्वीप से पूरे से केवल एक दक्षिण अफ्रीका देश इसमें शामिल है। ये 5 का एक ग्रुप और बना लें। इस तरीके से आपको 5-5 करके 15 देशों के नाम याद हो चुके होंगे। सबसे पहले लैटिन अमेरिका, फिर यूरोप और फिर एशिया के 5 एक्स्ट्रा देश जो प्रगतिशील देश के रूप में है, जो भारत के पश्चिम में है, आप इसे याद कर लें, जापान। अब मैप पर अगर इनको बनाएंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। जापान याद करना है, ऑस्ट्रेलिया याद करना है, देखिए जापान के जस्ट नीचे पड़ता है दक्षिण अमेरिका के जस्ट नीचे पड़ता है और इंडोनेशिया, और उसके नीचे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये 4 देश आपको एक के नीचे एक मैप में बना करके याद कर लेने हैं। उम्मीद है आपने विश्व का मैप डाउनलोड कर लिया होगा या अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में उस पर एक ब्लैंक नक्शा बनाकर ये सारे देशों के नाम अंकित कर लिए होंगे। अगर एक बार ये मेहनत कर ली तो आपको ये वापस से नहीं करना पड़ेगा, सारे 19 देशों के नाम याद हो जाएंगे। हमें फिर से याद रहे, इसमें 19 देश हैं और 2 संघ हैं, और वो 10 संघ कौन कौन से हैं। 2023 में जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था तो अफ्रीकी संघ को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और इससे पहले यूरोपीय संघ इसका अध्यक्ष था, सभी यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो 2 संस्था है और 19 देश हैं। आपको याद रख लेना है कि इसके सदस्य देशों की संख्या 19 + 2 के रूप में है। 19 देश हैं और 2 उसके संघों को शामिल किया गया है। अब हम आते हैं वर्तमान स्थिति पर, जो 2023 में और 2024 में जो आयोजन हुआ उसके विषय में बातें करते हैं। असली में एग्जाम में क्वेश्चन इस करंट अफेयर से ही आने हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, नाम याद रखेंगे। जो भी ब्राजील का राष्ट्र प्रमुख होगा वो इसका वर्तमान अध्यक्ष होगा, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता होती है वो राष्ट्रों के आधार पर निर्धारित होती है, किसी व्यक्ति के आधार पर निर्धारित नहीं होती है। अब इसकी कुछ खासियत याद रख लेते हैं। जो G20 समूह है ये विश्व की जीडीपी का 80% हिस्सेदारी करता है, या विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 80% हिस्सेदारी रखता है। विश्व की जनसंख्या के 50% हिस्सेदारी G20 रखता है, और विश्व की जो जमीन है, जो भूमि उपलब्धता है, उसकी 60% हिस्सेदारी G20 द्वारा निभाई जाती है। पूरे विश्व में जो भूमि है उसकी 60% भूमि अकेले G20 देशों के पास में है। पहला सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था 2018 वॉशिंगटन डीसी में, आपको याद रखना है। हमने अभी आपको बताया कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1990 में हुई थी, लेकिन इसकी जो
पहली व्यवस्थित मीटिंग है, पहला जो व्यवस्थित डायलॉग है वो 2008 में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? वॉशिंगटन डीसी, अर्थात अमेरिका का एक बड़ा शहर वॉशिंगटन डीसी, जो राजधानी भी है। 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमने ये समझ लिया है कि 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही देश इसका आयोजन अपने शहर में करता है। ब्राजील का एक बहुत अच्छा शहर रियो डी जेनेरो में इसका 2024 में सम्मेलन आयोजित होगा, आपको याद रहे। और ये इसका लोगो है, आपको दोनों ही याद रखने हैं कि लोगो से एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते। अब हम जो भारत में आयोजित किया गया था 2023 में नवंबर में, वो हमारे लिए करंट अफेयर्स है, उसकी कुछ विशेष बातों पर फोकस कर लेते हैं। एग्जामिनर का फोकस इसी पर रहेगा क्योंकि करंट अफेयर के साथ मिलाकर के इस टॉपिक को पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। G20 2023 ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? सबसे पहले याद रहे, यह 18वें नंबर की मीटिंग थी। या 18वां डायलॉग जो है विश्व के विभिन्न देशों के बीच में हुआ। नाम G20 है लेकिन बैठक का नंबर 18 है, ये याद रख लेना। ईश्वर शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं या दिल्ली समिट के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखेंगे। इसे नई दिल्ली समिट भी कहा जाता है या G20 शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, तो दोनों ही शब्द याद रखने हैं। भारत में आयोजित होने वाला ये पहला शिखर सम्मेलन था, याद रखना। इससे पहले भारत में कभी भी G20 का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, जबकि भारत इसकी शुरुआत से ही इसका एक सदस्य देश बना हुआ है। इसकी हमने जो थीम रखी थी या इसका विषय जो था वो वासुदेव कुटुंबकम था, जिसका हिंदी में अनुवाद है विश्व एक परिवार है। दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं, वासुदेव कुटुंबकम, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो विश्व एक परिवार है। ये इसका थीम था। थीम और विषय दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। और भारत में ये कहाँ आयोजित किया गया था? आपको याद रखना है नई दिल्ली के जो हमने नया एक बिल्डिंग बनाया है भारत मंडपम, उसमें इसको आयोजित किया गया था। खैर ये एक बहुत विशेष बात नहीं है क्योंकि G20 की मीटिंग कोई एक ही मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया। भारत के 15 शहरों में पूरे साल भर में लगभग 60 मीटिंग्स आयोजित की गई थी G20 की, जिसमें अलग अलग लोगों ने भाग लिया। लेकिन इसकी जो सबसे विशेष मीटिंग होती है वो होती है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं, उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आगे हम इन 15 शहरों और 15 मीटिंग जो 60 मीटिंग्स हुई है उनकी भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि नवंबर 2023 में जो हमारे भारत मंडपम में विश्व के राष्ट्राध्यक्ष की जो 18वीं शिखर सम्मेलन था, उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए, उन निर्णय पर फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहला निर्णय लिया गया अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य किस सम्मेलन में बनाया गया, और हो सकता है वो उसमें भारत नाम ना दे या साल नाम ना दे, वह नंबर पूछ लिए जाए। आपको याद रखना है 18वें सम्मेलन में इसे या 18वीं मीटिंग में इसे स्थायी सदस्य बनाया गया, जो भारत में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो एक गठबंधन या एक संस्था बनाने की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। याद रखिएगा वैश्विक अर्थात वर्ल्ड बायोडीजल या बायोलॉजिकल या बायोफ्यूल बहुपक्षीय सम्मेलन। ये जो बहुपक्षीय सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जैव ईंधन को बढ़ावा देना और जैव ईंधन को स्थायी रूप से इस्तेमाल करने का एक माध्यम बनाना। याद रखना है जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक गठबंधन बनाया गया जैव ईंधन। इससे पहले भी भारत एक इनिशिएटिव ले चुका है इस सब्जेक्ट में। भारत ने वर्ल्ड सोलर अलायंस की शुरुआत की थी और वो भी भारत की ही देन था। जैव ईंधन के लिए गठबंधन भी भारत की ही देन है, आपको याद रखना है। 9 आरंभिक सदस्य देश इसके सदस्य रहे, आपको याद रख लेना है। 3 नाम अ से हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में रख लिया है, अमेरिका, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात। तो 3 नाम इन 9 में से आपको याद हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं विश्व जैव ईंधन गठबंधन की कि वे जैव विश्व ईंधन गठबंधन में 9 सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं। उसमें 3 सदस्य देश जो हैं वो केवल अ शब्द से शुरू होते हैं, वो आपको सामान्य रूप से याद हो जाएंगे। 3 ब शब्द से शुरू होते हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे, ब्राजील, बांग्लादेश और भारत। अगले 3 आपको आसानी से याद हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका, इटली और मॉरिशस। इतना ही याद रखना है। आपको पॉइंट जो मूल रूप से याद रखना है वो ये है कि
कि G20 में जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना का था। उसको 9 सदस्य देशों ने भाग लेकर स्थापित किया और सदस्य देशों के नाम हमें याद हो, जिसे मैंने आपको सरल करने के लिए अ, ब और 3 अलग से नाम याद करा दिए हैं। 3 अलग से नाम कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, इटली और मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। पूरा नाम हिंदी में इसलिए याद रखना है ताकि उसके लोकेशंस हमें अलग से याद ना करना पड़े। मैं चाहता तो इसे शॉर्टकट में इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखा गया क्या, क्योंकि हमें अगर इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो स्थानों के नाम फिर से रटने पड़ेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाला, अर्थात 3 स्थानों को प्रमुख रूप से जोड़ेगा, भारत को, मध्य पूर्व को और यूरोप को। देखिए भारत और मध्य पूर्व वाले देशों को के नाम याद रख लीजिए। मध्य पूर्व वाले देश में ये, जब अगर आप मैप देखेंगे तो जो इसके सदस्य देश है उस सदस्य देशों में सऊदी अरब आता है, तो वहां से होकर के गुजरेगा। बस इतना ही याद रख लें आप। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो मध्य पूर्व गलियारा हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य है रेलवे और समुद्री मार्ग से सहित परिवहन गलियारे को स्थापित करना। क्या है? रेलवे और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारे को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इस मीटिंग में और क्या किया गया और विशेष रूप से क्या कदम उठाए गए। चौथा पॉइंट है 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सिलेबस में पर्यावरण को भी स्थान दिया गया है, करंट अफेयर्स को भी स्थान दिया गया है, और ये G20 भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रश्न बनता है। 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए आप 20-30 लिखेंगे तो उसमें आपको 20 भी दिखेगा, इसे 2-3 ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सी ग्रेन पहल का समयबद्ध और पूर्ण क्रियान्वयन करना, ये इसकी प्रतिबद्धता इस G20 सम्मेलन में दर्शाई गई कि हम ब्लैक सी ग्रेन पहल जो स्टार्ट की गई है उसे समय के साथ पूरा कर लेंगे। एक नया विशेष कार्य जो किया गया वो नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में आतंकवाद का सबसे कड़ा विरोधी कोई देश है तो वो भारत है, और उसी के लिए हमने एक घोषणा पत्र निकाला या उस पर विश्व की सहमति प्राप्त की, जिसे नई दिल्ली घोषणा पत्र कहा जाता है। ये नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या है? आतंकवाद और उसके सभी रूपों की अभिव्यक्तियों की घोर निंदा और उसे प्रतिबंधित करने के लिए एक घोषणा पत्र, जिसे नई दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया। ये आप याद रखेंगे। पूरे विश्व ने एक साथ इस पर हमारा सहयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। एक और विशेष पॉइंट याद रखना है, विश्व ट्रैक समझौता। ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति पूरे विश्व के लिए और वे एक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा, इस पर भी एक समझौता किया गया है। देखिए जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ही डिजिटल करेंसी की मांग और इसकी आपूर्ति बढ़ती जा रही है, और इससे संबंधित धोखाधड़ी को रोकने और एक व्यवस्थित मुद्रा का संचालन करने के लिए एक समझौता पूरे विश्व में किया गया, जिसे हम विश्व ट्रैक समझौता के नाम से जानेंगे, जो G20 की 2023 बैठक में किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व ट्रैक समझौता कब किया गया? 2023 में, नवंबर 2023 G20 नई दिल्ली में, और इसका उद्देश्य है क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना। आगे हम देखते हैं कि क्या ये आयोजन जब हो रहा था उसमें कोई विशेष महत्वपूर्ण बातें भी प्रसारित हुई, विकसित भारत के लिए फेमस रही। हाँ, उन पॉइंट्स पर भी फोकस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है भारत मंडपम का क्रियान्वयन। देखिए भारत में एक ऐसा हमने स्थान निर्धारित कर दिया जो संपूर्ण विश्व के देशों के लिए या संपूर्ण विश्व के देशों के लिए सम्मेलन आयोजित करने के लिए मार्ग निर्देशित करेगा। भारत की संस्कृति और भारत के विकसित स्वरूप, भारत की संस्कृति और भारत की जो विकसित विरासतें हैं उनको समाहित करते हुए एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, जिसे हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम नाम दिया। इसका नाम आपको याद रखना है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थापित है, और यहीं पर ये G20 कन्वेंशन हुआ। आगे बढ़ते हैं।
भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया गया था। हो सकता है इससे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये चोल शैली में बनाई हुई है या चोल शैली में बनी हुई है, आपको ये पॉइंट याद रख लेना है। उड़ीसा के सूर्य मंदिर कोणार्क चक्र का भी प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। आप ये फोटो देख सकते हैं जिसमें आपको साफ रूप से भारत मंडपम दिखाई दे रहा होगा और कांस्य की नटराज मूर्ति भी दिखाई दे रही होगी। आपको याद रखना है ये चोल शैली में बनी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की छवि की पृष्ठभूमि पर यह तैयार किया गया था। तंजावुर की पेंटिंग्स और ढोकरा कला का प्रदर्शन इसमें किया गया था। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति भी इस कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई थी। ये 6 प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहे जो विश्व को भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमने दिखाए या उनके समक्ष प्रदर्शित किए। क्योंकि ये 6 विशेष बातें हैं इसलिए आपको इन सब पर फोकस कर लेना है। आगे हम देखते हैं कि क्या G20 की एक ही मीटिंग हुई थी या इससे रिलेटेड और भी इसकी मीटिंग्स हुई थी। देखिए, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो वो इसके एक एक हिस्से से क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसकी लगभग 60 मीटिंगें हुई थी और हमें पूरी की पूरी 60 मीटिंग याद नहीं करनी है, लेकिन उनमें से कुछ जो खास बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं, वो हमें याद रखनी है। जैसे पहला शेरपा बैठक कहां हुआ था, G20 का, सब में G20 आगे लगा लेना है। G20 का पहला शेरपा बैठक कहां हुआ, उदयपुर में हुआ था, याद रखना। देखो, शेरपा जो है ना वो उदय हो जाता है, ऐसे जोड़ लेना है, शेरपा को उदय से जोड़ लेना है। तो पहली शेरपा बैठक उदयपुर में हुई थी, ये याद रखना। पहला वित्त एवं केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु में हुई थी। देखो, बैंक जो बैंक चलाने वाला होगा उसके पास ऑब्वियसली घर नहीं बंगला होगा, तो बंगले से जोड़ लेना है बैंकों को। G20 के प्रतिनिधियों के, वित्त सचिव और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की जो बैठक है वो बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, दूसरा पॉइंट याद करना है। तीसरा पॉइंट याद करना है, पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई थी। देखो, भारत का सबसे ज्यादा विकसित शहर अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वो मुंबई मिलेगा, तो जो विकसित शहरों या विकसित कार्य समूह की बैठक होगी वो भी मुंबई में होगी। ये तीसरा पॉइंट भी याद रखना है आपको। चौथा है वित्तीय समावेशन। देखो, भारत में आजकल जो सबसे ज्यादा फेमस रहा शब्द या पिछले साल में जो सबसे ज्यादा फेमस रहा शब्द वित्तीय समावेशन है, उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए, वैश्विक भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो पहली बैठक G20 की आयोजित की गई वो कोलकाता में की गई थी, याद रखना है। G20 वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में आयोजित की गई। पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में की गई। देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे स्वस्थ राज्य या स्वास्थ्य इंडेक्स में सबसे पहला राज्य केरल है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वहीं पे हमने स्वास्थ्य की बैठक या स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया। प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। आजकल एग्जाम का जब पैटर्न टफ करना होता है एग्जामिनर को, तो वो छुपे हुए प्रश्नों को ज्यादा पूछता है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना जरूरी थे। आप सब इनको अच्छे से नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं। पहली शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? चेन्नई में हुई थी। देखिए, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कभी चैन ही नहीं पड़ता है, या जिन लोगों को शिक्षा अर्जित करनी होती है उनको चैन नहीं पड़ता है, तो चेन्नई याद हो जाएगा। पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में हुई। ये सब बैठकें G20 के अंतर्गत आयोजित हुई है। देखिए, जब G20 की शुरुआत होती है तो भारत 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता प्राप्त कर लिया था और धीरे धीरे अलग अलग कार्य समूह की बैठकें भारत में हुई। एक बैठक इंदौर में भी आयोजित हुई थी और उसमें मैं खुद भी शामिल था, इसलिए ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर पूछना होगा कि इंदौर में कौन सी बैठक आयोजित हुई तो आपको वो याद होना चाहिए कि पहली कृषि कार्य समूह की बैठक इंदौर में आयोजित की गई थी। G20 का एक सम्मेलन या एक इवेंट इंदौर में आयोजित होता है, उसका संबंध है कृषि कार्य समूह से। तो जैसे कृषि कार्य समूह हमें मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, आपको उसमें से कुछ विशेष बातें मैं बताते जा रहा हूं। पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कच्छ के रण में हुई थी। कच्छ के रण में इसलिए की गई थी क्योंकि भारत की सरकार चाहती थी कि जो भारत और पाकिस्तान का विवाद है कच्छ के रण में, उसको सुलझाया जाए, उसको वैश्विक पटल पर रखा जाए।
पहली सतत विकास पर जो बैठक हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हमारा वर्तमान में सबसे ज्यादा फेमस शब्दों में से एक है। इसके कार्य समूह की बैठक जो है वो बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में आयोजित की गई थी। आपको लगता होगा कि मध्य प्रदेश में एक ही बैठक आयोजित हुई, नहीं भाई, दो हुई थी। पहली इंदौर में कृषि समूह की और दूसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। संगाई समूह की पहली बैठक अमृतसर में हुई थी, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। बस ये 14 मीटिंग्स को आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। कुछ को मैंने कोडिंग के माध्यम से, कनेक्टिंग के माध्यम से जोड़ दिया है, आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए। कुछ 2-4 फैक्ट और आप याद कर लें। G20 का युवा कॉन्क्लेव कब हुआ? G20 का युवा कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। G20 के फूल उत्सव का आयोजन कब हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये नई दिल्ली वाले एक साथ हमने इसलिए एक साथ में रख लिए हैं। मंडल, मॉडल, ये मंडल नहीं है, मॉडल शब्द है। मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन अमिताभ कांत ने किया। आप याद रखेंगे कि पहले इसमें जो शेरपा नियुक्त किए गए थे, जो उद्घाटन समारोह करने वाले व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, वो पीयूष गोयल नियुक्त किए गए थे, लेकिन फिर उनकी व्यस्तता के कारण अमिताभ कांत को ये कमान सौंपी गई और G20 का मॉडल जो शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन अमिताभ कांत द्वारा किया गया और यही इसके शेरपा भी थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि G20 के भारत में शेरपा कौन थे, आपको याद रखना है अमिताभ कांत थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। G20 की पहली बैठक भारत में कहां आयोजित की गई थी? देखिए, हमें पता है कि पूरे भारत में 60 अलग-अलग मीटिंग G20 की होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नवंबर में अध्यक्षों की मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी वो है। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? आपको याद रखना है पहली बैठक पुदुचेरी में आयोजित की गई थी। ये विशेष कुछ बातें थी G20 के बारे में। देखिए, हम इस चैनल पर पॉइंट टू पॉइंट फोकस्ड एमपीपीएससी प्री के एग्जाम की तैयारी के लिए जाने जाते हैं। आप सबसे उम्मीद है कि आप भी अपनी तैयारी को इसी रूप में करेंगे। हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, हमें एमपीपीएससी प्री पास होने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बातों को पढ़ना है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई से आप कम समय में ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। हमारे इस चैनल पर इसी तरीके की बातें हम करते हैं। हम ज्यादा बातों के माध्यम से आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करते। आप सब लोग अपनी तैयारी को इसी पैटर्न पर कंटिन्यू रखें, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करना है। हमें जो भी समस्या आती है, आपको जो भी समस्या आती है वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस चैनल पर कंटिन्यू रहेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आगे की तैयारी के लिए सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।